सूक्ष्म में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की दिव्य सत्ता, शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ रहे हमारे राजस्थान जोन के समन्वयक आदरणीय गौरीशंकर जी सैनी साहब, शालिनी दीदी जो हमारे नारी जागरण का कार्य देख रही हैं, और जेपी चौधरी साहब जो काफी समय से हमारे राजस्थान के संगठन का कार्य देख रहे हैं। राजस्थान प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ रहे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे राजस्थान प्रांत के प्रभारी आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल साहब, सभी भाइयों बहनों, सभी का आज कार्यकर्ता गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन है। वर्ष 2026 हम गायत्री परिवार परिजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1-1.5 वर्ष से नियमित कोई न कोई कार्यक्रम चलता आ रहा है। कहीं रथ यात्रा का कार्यक्रम है, कहीं कन्या कौशल का है, कहीं साधना का है। तो इस प्रकार से 1-1.5 साल से काफी सभी क्षेत्रों में हलचल है, और अब जो 2026 में होने जा रहा है वो उससे भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार में अभी उस समय पूर्व चिन्मय भैया की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई थी, उसमें सारी आगे 2026 के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। आज इसी की जानकारी देने के लिए ही आज की गोष्ठी रखी गई है। आज की गोष्ठी शुरू करने से पूर्व मैं हमारे आदरणीय जेपी चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि आज आप अखंड दीप के प्राकट्य के संबंध में प्रकाश डालें। आदरणीय जेपी परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए गायत्री मंत्र से प्रारंभ करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे पास में विराजमान परम आदरणीय श्री गौरीशंकर जी सैनी भाई साहब और शक्ति स्वरूपा बहन शालिनी दीदी, आपको प्रणाम करता हूं। और जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सुशील जी सहित सभी वरिष्ठ भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे ये बड़े हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी जो जन्म शताब्दी समारोह है वो 3 चीजों के लिए मनाई जा रही है। वो माता भगवती देवी के जन्म शताब्दी, गुरुदेव की साधना की जन्म शताब्दी और अखंड दीप की जन्म शताब्दी। अखंड दीप जिसको शांति कुंज में आते ही सबसे पहले लोग याद करते हैं कि हमें अखंड दीप के दर्शन करने हैं, क्योंकि यह अखंड दीप कोई साधारण दीपक नहीं है। यह सर्वप्रथम 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना स्थली में अपने तप और साधना को सफल बनाने के उद्देश्य से जलाया, और फिर अपने तप और त्याग को इसमें पूर्णता के साथ भरकर जन जन को ज्ञान के प्रकाश के रूप में फैलाने के लिए यह उपलब्ध कराया। यह अखंड दीप एक तरीके से सभी को रास्ता दिखाने के लिए, ज्ञान दिखाने के लिए, जैसे कई बार अपने सुना है कि बड़े बड़े समुद्रों में दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, तो बड़ी बड़ी जहाजों को दिशा दिखाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ होता है। उस प्रकाश स्तंभ की सहायता से सब अपनी दिशा निश्चित कर लेते हैं। उसी प्रकार से यह अखंड दीपक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने इस दीपक के बारे में यहाँ तक कहा है कि जब मैं स्थूल शरीर को छोड़ूंगा तो थोड़ी देर बाद में पूर्ण रूप से इस अखंड दीप की ज्योति में समा जाऊंगा। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरुदेव ने भी कहा है, क्योंकि लोग, मेरे परिजन ये न सोचे कि अब गुरुदेव स्थूल शरीर से रहे नहीं है, माता जी रही नहीं है, तो हम अपनी बात किसको कैसे कहें। उन सब के लिए ये एक हर्ष का विषय है। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं 3 जगह हमेशा उपलब्ध रहूंगा, समाधि स्थल, मेरे साहित्य और अखंड दीप। तो यह अखंड दीप हम सबको ज्ञान के प्रकाश का आलोक फैलाने के लिए, जन जन के लिए ये बनाया गया है। और गुरुदेव ने ऐसा भी कहा है कि हम जन शताब्दी समारोह के माध्यम से
इस अखंड ज्योत को अखंड अग्नि प्रचंड ज्वाला में बदले और इसको मशाल का रूप देकर दिग दिगांत दिशाओं में गायत्री परिवार के मिशन की गतिविधियों के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में हम इस पर प्रकाश को फैलाएंगे। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दीपक के प्रकाश यानी अपने आत्मा के प्रकाश से ही संभव हो पाती है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस संबंध में इतना ही बताऊंगा और आगे मैं मेरे वरिष्ठ भाइयों से निवेदन करूंगा, सुशील जी से, कि वो आगे कार्रवाई को चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब ने बताया कि किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीप प्रज्वलित कर उसकी साक्षी में अपनी साधनाएं की और उस अखंड दीपक को इतना प्रकाश में बनाया कि आज करोड़ों लोग दर्शन पा करके परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य महसूस करते हैं। हमारे बीच में नारी जागरण का कार्य देख रहे आदरणीय शालिनी दीदी भी विराजमान है और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। मैं आदरणीय शालिनी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वंदनीय माता जी के जीवन के संबंध में कुछ प्रकाश डालें। आदरणीय सैनी जी भाई दीदी साहब, आपका ऑडियो। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आदरणीय सैनी जी भाई साहब, चौधरी जी भाई साहब, ओम जी बाबू जी और हमारे जूम मीटिंग में जुड़े हुए राजस्थान के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हम सब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीपक का 100 वर्ष होने जा रहे हैं। उसकी हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या कर सकते हैं, वही योजना भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परम वंदनीय माता जी के विषय में हम क्या कह सकते हैं। परम वंदनीय माता जी के लिए जो गुरुदेव ने कहा, उनके शब्द ही मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। गुरुदेव ने कहा कि मिशन को बढ़ाने में माता जी ने केवल बाएं या दाएं हाथ की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि उन्होंने हृदय स्वरूप ग्रहण किया। सिर्फ बाएं गुरुदेव की जो भूमिका थी, पर इस मिशन की स्थापना करने में, इसको आगे बढ़ाने में, युग निर्माण योजना, इतना बड़ा संकल्प जो गुरुदेव ने लिया, उसको आगे बढ़ाने में पूज्य गुरुदेव के साथ माता जी ने क्या भूमिका निभाई, वो गुरुदेव ने अपने शब्दों में आगे कहा कि उन्हीं की भावनाओं के संचार से यह मिशन पल्लवित और विकसित होता रहा। औरों की तरह हम भी उनके प्रेम और स्नेह से धन्य हुए हैं। अन्यथा इतने आघातों के बीच कौन जानता कब हम टूट बिखर कर चकनाचूर हो गए होते। एक अन्य स्थान पर वे माता जी के भावनात्मक स्नेह और मातृभाव को दर्शाते हुए कहते हैं, वे पूर्णतः भावमयी हैं। उनका प्रेम उनके रोम रोम में समाया हुआ है। उन्हें हमारी तरह वाक्पटुता नहीं आती, परंतु ममता लुटाने में वे हमसे कहीं आगे हैं। भले ही वे बौद्धिक चातुर्य की धनी न हो, किंतु उनके पास ममता की पूंजी हमसे कई गुना अधिक है। इसी कारण हम उन्हें सजग श्रद्धा कहते हैं। मिशन के प्रत्येक परिजन ने उन्हें इसी रूप में अनुभव किया है। वंदनीय माता जी का हम प्रेम ममत्व लुटाने वाला स्वरूप तो सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने संगठन को कैसे आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरुदेव ने जब भी जो जिम्मेदारी दी, सबसे पहले गुरु दीक्षा जो परम पूज्य गुरुदेव ने परम वंदनीय माता जी को दी, तो एक शिष्य के रूप में कैसा एक आदर्श उदाहरण वंदनीय माता जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जब गुरुदेव हिमालय यात्रा पर गए तो लेखन की जिम्मेदारी भी वंदनीय माता जी को दी, और 71 में जब गुरुदेव शांति कुंज आए तो देव कन्याओं को के साथ रहकर यहाँ उनको साधना करवाना, इतना कठिन तपस्यापूर्ण वातावरण था, वंदनीय माता जी ने रहकर उसको भी किया। अश्वमेधों की श्रृंखला की बात आई, जब प्रारंभ किया गया तो वो भी परम वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में हुआ। और इसी तरह पूरे संगठन को खड़ा करना, एक कोई भी परिजन आते थे तो उनको प्रेम से भोजन कराने से लेकर बड़े बड़े अश्वमेधों के संचालन तक का कार्य वंदनीय माता जी ने, अनेकों दैवीय घटनाएं हैं, सभी परिजन बताते हैं। और जब हम आज उनकी जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं तो जैसे कि कहा जाता है कि गुरुदेव ने कहा है कि मुझे नहीं, मेरे
हमने जो कहा है उसको माने। तो वंदनीय माता जी श्रद्धांजलि समारोह के समय उन्होंने ये कहा था कि आज हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर इसमें से 100 लोग भी विवेकानंद जैसे हो गए तो हम युग निर्माण कर लेंगे। तो आज भी हम देखते हैं कि मिशन में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन गुरुदेव माता जी जैसा चाहते हैं वैसा हम उनकी कसौटी पर कितने खरे उतर सकते हैं। तो ये जो समय आ रहा है ये मातृ सदी का समय है, 21वीं सदी नारी सदी जो कहा है गुरुदेव ने, तो वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के साथ वो समय प्रारंभ हो रहा है। मातृ सदी का अर्थात ये हुआ कि जो मातृत्व के गुण हैं उनका समय आ रहा है। सारे विश्व के जो निर्धारण होंगे, नीति निर्धारण, उनमें इन्हीं गुणों के आधार पर सारे नीति निर्धारण किए जाएंगे और इसी से ही पूरे विश्व में शांति होगी। और जो गुरुदेव ने कहा है कि पूरा विश्व एक संविधान होगा, एक राष्ट्र एक भाषा की तरह सब प्यार से रहेंगे, कहीं किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ। और जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा जो दुखी रहेगा तब तक हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि गुरुदेव माता जी का जो सपना है कि संसार में एक भी व्यक्ति दुखी ना रहे और उनको मुक्ति मिले, जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो हम कैसे चैन से रह सकते हैं जब तक हमारे आसपास कोई भी एक भी व्यक्ति दुखी है। तो हम सबको उन्होंने जो कहा है उन बातों को, वंदनीय माता जी का जो स्वरूप है वो हम उनके गुणों को अपने अंदर कितना आत्मसात कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से हम अधिक से अधिक अपने आसपास हमारे जिनके भी संपर्क में हम आते हैं, जहां जहां भी, अभी आपको आदरणीय भाई साहब बहुत सारी बातें बताएंगे जो आदरणीय चिन्मय भैया के माध्यम से योजनाएं बताई जा रही हैं। तो उन योजनाओं का मूल मर्म क्या है? सारी योजनाएं हम कार्य करेंगे, लेकिन उसका मर्म ये होना चाहिए हर समय कि वंदनीय माता जी का जो स्वरूप था वो हमारे अंदर कितना उतरा और हम अपने व्यक्तित्व के माध्यम से कितने लोगों के अंदर वैसा उस व्यक्तित्व की छाप छोड़ पाए। और जो गुरुदेव माता जी ये भी कहते थे कि आने वाले समय में हमको तो लोग नहीं देख पाएंगे, लोग हमारे जो बच्चे हैं उनको देखकर वो देखेंगे माता जी ऐसे थे। तो हमारी जो एक एक बात होगी उसको, हमारे जो क्षेत्र में हम जाएंगे, जहां भी हम किसी से भी बात करते हैं तो लोग बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही बात करनी है जो गुरुदेव ने माता जी के लिए कहा कि कोई वाक्पटुता नहीं थी, कोई बुद्धि चातुर्य नहीं था, बस वो सहज सरल भाव से बोलती थी। यहाँ तक कि श्रद्धांजलि समारोह में भी जब वंदनीय माता जी का था तभी उन्होंने यही कहा कि मैंने कोई प्रवचन नहीं दे रही, मैं तो अपने बच्चों से बात कर रही हूँ अपने दिल की। तो हम सबको कोई बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, अपने जो व्यवस्थाएं बैठानी है वो तो बहुत अच्छे से करनी है, लेकिन अपने अंदर जो सबसे मूल जो परिवर्तन लाना है उसका जो प्रयास करना चाहिए वो यही है कि वंदनीय माता जी जैसा स्नेह, ममता, सरलता, सहजता अगर हमारे अंदर आ गई तो निश्चित रूप से हम श्रद्धा वंदनीय माता जी के जन शताब्दी का जो हम आयोजन करने जा रहे हैं या अखंड दीपक का, जो कि परम पूज्य गुरुदेव की साधना का प्रतीक है, इतनी कठोर तपस्या उन्होंने जो 24 महापुरुष चरण किए, तो उस सबको उस इस विशेष अवसर पर हम अपनी एक ईमानदार भूमिका निभा पाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि वे आगे बात को कहें। धन्यवाद दीदी। आपके द्वारा वंदनीय माता जी के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों एवं आदर्शों की जानकारी दी गई। अब हम सब इस बात के लिए उत्सुक हैं कि शांति कुंज द्वारा वर्ष 2026 में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से मनाया जाएगा, उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं हमारे राजस्थान जोन के प्रभारी आदरणीय गौरी शंकर जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। सभी भाई और सभी बहनों को मेरा प्रणाम। जो भी अपने राजस्थान प्रांत से जुड़े हुए हैं सबको मेरा प्रणाम। एक बार सभी से नम्र निवेदन है कि इस विशेष गोष्ठी के क्रम में, वर्चुअल मीटिंग की गोष्ठी के क्रम में, एक बार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को याद कर लेते हैं और आगे की बात फिर शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, और हमारे साथ जो मंच को साझा कर रहे हैं इस वर्चुअल मीटिंग में आदरणीय शालिनी दीदी और हमारे जो जेपी चौधरी जी भाई साहब, दोनों को हमारा नमन। और कुछ ही देर में हमारे व्यवस्थापक महोदय आदरणीय योगेंद्र गिरी जी भाई साहब हमको ज्वाइन कर लेंगे। तब तक उन्होंने कहा कि आप मीटिंग को आगे बढ़ाइए, हम पहुंच रहे हैं। आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी सी आवाज आवाज आ रही है ना? आ रही आ है, रही है। आ रही है भाई साहब, आ रही है, आ रही है। चलो, हाँ, बिल्कुल मीटिंग को आगे बढ़ाते क्लियर हैं। है आवाज। हाँ, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति में एक शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ कि अपना जो कार्यक्रम है जन शताब्दी का, उसमें जो कार्ड छपा हुआ है उस कार्ड के बारे में थोड़ा सा पहले शुरुआत में बता देता हूँ कि इस कार्ड के माध्यम से हम दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं, और जन शताब्दी और अखंड दीपक के प्राकट्य के अवसर पर हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो इस कार्ड के माध्यम से हमको क्या संदेश दे रहा है, जिससे हम सब भाई बहनों को ये पता चल सके कि शुरुआत हमको कहाँ से करनी है और जाना हमको कहाँ है। इस कार्ड में लिखा है, वंदनीय माता जी, जन शताब्दी एवं अखंड दीप प्राकट्य कार्यक्रम, बसंत पंचमी महापर्व बोध दिवस 20 से 23 जनवरी 2026 और भाव भरा आमंत्रण। ये आमंत्रण चूंकि सबके लिए है, पर उन्हीं के लिए है जिनको बुलाया जाएगा, उन्हीं के लिए है। आप सुन सब लीजिए, आप सुन करके इस पर विचार मंथन सबको करना है। आना किसको है, नहीं आना है, ये तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर भाव भरे आमंत्रण के बारे में और क्या लिखा है। आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा माता और बहनों, अखिल विश्व गायत्री परिवार निरंतर 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के निर्माण में गतिशील है। मनुष्य के चिंतन में उत्कृष्टता, सदाशयता को उभारने और विश्व में संव्यात पतन पीड़ा को दूर करने के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ निरंतर संपन्न किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धा शैल जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में एवं सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के नेतृत्व में परम वंदनीय माता जी के जन शताब्दी कार्यक्रम 2026 अखंड दीपक प्राकट्य शताब्दी एवं पूज्य गुरुदेव की साधना शताब्दी पूर्णाहुति कार्यक्रम शांति कुंज के तत्वावधान में हरिद्वार में विराट कार्यक्रम का प्रथम चरण, इसको प्रथम चरण नाम दिया गया है। इसके कितने चरण होंगे वो तो हम आगे से आपको चर्चा करेंगे। पहला चरण है, हो सकता है कि ये 24 चरण हो, अभी 5 या 6 चरणों की बात हो रही है, पर ये 20 चरण या 24 चरण होंगे। तो प्रथम चरण 20 से 23 जनवरी 2026 में संपन्न होने जा रहा है। प्रथम चरण में प्रथम दिन 20 जनवरी देश विदेश से आए ज्योति कलश जुलूस यात्रा, दूसरे दिन 21 जनवरी विभिन्न संतों के आवाहन के साथ संत सम्मेलन, तीसरे दिन 22 जनवरी देश भर के केंद्रीय राजनयिकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मार्गदर्शन श्रद्धा सुमन अर्पित करने, 23 जनवरी चौथे दिन बसंत पंचमी महापर्व एवं दीप महायज्ञ का आयोजन सुनिश्चित है। ये कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा आप सबको बताई, जिससे कि हमारे सब भाई बहनों को ये पता चले कि आने वाले कार्यक्रम में किस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। इस आयोजन में युग की विभीषिकाओं का समाधान पहला काम, दूसरा साधना आंदोलन को गति देना ये दूसरा काम, पर्यावरण संरक्षण तीसरा काम,
शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार चौथा काम, युवा वर्ग को मार्गदर्शन पांचवा काम, नारी जागरण अभियान छठवां काम, व्यसन मुक्ति जैसे सातवां, जैसे राष्ट्रीय स्तर के विशेष तथ्यों पर मंथन एवं चिंतन होगा। अब इस शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ ये जो शिविर किया जा रहा है ये चिंतन और मनन का शिविर किया जा रहा है। इसलिए ऐसे भाई बहन जिनके मन में पहले से ऐसी विचारधारा हो, हम यज्ञ में जाएंगे, साधना करेंगे, पूर्ण आहुति करेंगे, वहां पर यज्ञ में आहुति देंगे, उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वो इसके बारे में सोचें कि ये चिंतन और मंथन का शिविर है, विशेष शिविर जो चिंतन और मंथन का जैसे आरएसएस लगाता है, और उसमें उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं भाई और बहनों को इकट्ठा किया जाता है जो लंबे समय से गुरुदेव के विचारों को नैष्ठिक रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। केवल और केवल उन्हीं लोगों को बुला करके मंथन और चिंतन किया जाएगा। इसलिए नए लोग आएंगे तो उनके लिए कोई विशेष बात नहीं होगी, क्योंकि वो आएंगे तो न तो अपना चिंतन दे पाएंगे न मंथन में सहयोग कर पाएंगे, इसलिए जगह ही रोक लेंगे। इसलिए निवेदन है कि इस शिविर में केवल चिंतन और मनन मंथन होगा, बड़ा सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में पूरे राष्ट्र के, देश और विदेश से सारे कार्यकर्ताओं को निमंत्रण, उन्हीं को निमंत्रण दिया जाएगा जो इसमें अपनी पकड़ रखते हैं, अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, अपने दिमाग में परम पूज्य गुरुदेव को अच्छे से बिठा लिया है, रात और दिन जागते उठते गुरुदेव माता जी के अलावा उनके सपने में कुछ भी नहीं आता। ऐसे हमारे नैष्ठिक वरिष्ठ शानदार कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उसमें मंथन शिविर किया जाएगा। इसी के बारे में हम आपको एक तो नई बात ये बताना चाहते थे कि इसमें यदि किसी तरह की कोई भी गलतफहमी पाल रखी हो कि ये बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में अपन को चलना चाहिए, साधना की इसकी आहुति देंगे, वो साधना की आहुति का उसके बाद में शुरुआत होगी। उसमें प्रथम 2026 में भी होगा, 27 में भी होगा, 28 में भी होगा, 29 में भी होगा, 2030 में भी होगा, और उसके बाद में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जो इसी कार्यक्रम में तय किए जाएंगे। यहीं बैठ के तय किया जाएगा। मंथन का जोरदार एक ऐसा शानदार सिलसिला शुरू होगा जिससे कि हर व्यक्ति अपनी बात जो मिशन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके बैठा है, उसके दिमाग में क्षेत्र में काम कैसे हो, आगे कैसे बढ़े, उसके दिमाग में जो योजनाएं आ रही उन योजनाओं का या प्रारूप उनसे लिया जाएगा, उस पर चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। इसी के लिए लिखा है कि जैसे राष्ट्रीय स्तर के विशेष तथ्यों पर मंथन और चिंतन होगा। आगे लिखा है हजारों कार्यकर्ताओं के बीच जो संकल्प उभरेंगे उनसे देश और विदेश में भावी योजनाएं सक्रिय करने में तीव्रता आएगी। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, हर व्यक्ति के अंतस में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा की प्रवृत्ति उभरेगी। गायत्री को घर घर में सद्ज्ञान और यज्ञ को सत्कर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। परम पूज्य गुरुद्वय द्वारा निर्मित युग निर्माण सत्संकल्प द्वारा प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय, छुआछूत, गरीबी, अमीरी, नर नारी के भेदभाव से ऊपर उठकर ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल के संरक्षण में लाखों कार्यकर्ताओं राष्ट्र जागरण में भागीदार बनेंगे। आप आइए इस युग के महान महोत्सव में भाग लेकर महाकाल के संगी सहचर बन के पुण्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। ये कार्यक्रम स्थल है पंतदीप हरिद्वार। ये इस कार्यक्रम के बारे में लिखा। अब इस कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी देता हूं जिससे कि हमारा विजन और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस कार्यक्रम में कहाँ किया जा रहा है और कितना बड़ा किया जा रहा है, जिससे कि हम सब भाई बहन से निवेदन ये कर रहे हैं कि वो इसमें सहयोग दें, किसी भी तरह का सहयोग दें, क्योंकि प्रशासन इस समय बहुत अलर्ट है। आज भी हम डीएम के ऑफिस में गए थे और हमसे तरह तरह के प्रश्न वो कर रहे थे, कितने लोग आए हैं, कैसे रुकेंगे, उनकी कैसे सुरक्षा होगी, भगदड़ तो नहीं बचेगी, कितने बुलाएंगे वही आएंगे ना, अनावश्यक भीड़ तो नहीं आ जाएगी। ऐसे हजारों प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे थे और लगभग 2 महीने से हमारा कार्यकर्ता उनको समझाने में लगा हुआ है। पर मेरा जरूरी निवेदन आप लोगों से यह है कि आप समझेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग उनको श्योरिटी दे पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। हम जितने बुलाएंगे, जिनको यहाँ से आदेश दिया जाएगा, जिनके लिए यहाँ से कहा जाएगा, केवल और केवल उतने उस जिले से लोग आएंगे। यदि ऐसा करेंगे तो मैं मानता हूं कि आप हमारा सहयोग करेंगे, मिशन का सहयोग करेंगे, क्योंकि ये चिंतन और मनन और मंथन का शिविर है, ये कोई यज्ञ का शिविर नहीं है। उसके बाद बड़े बड़े अश्वमेध स्तर के कार्यक्रम होने जा रहे हैं 5। और आदरणीय भैया ने एक बात
बड़े ही स्पष्ट शब्दों से कहा है कि जो कार्यकर्ता इसमें नहीं आ पाएंगे, रह जाएंगे, उसके लिए 2026 का अक्टूबर, 2027 का अक्टूबर, 2028 का अक्टूबर, 2029 का अक्टूबर, 2030 का अक्टूबर, ये 5 कार्यक्रम तो अश्वमेध के सुनिश्चित ही हैं। उनको भी हम ऐसे ही बुलाएंगे जैसे इस समय उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, और शेष बचे को फिर अगले में, फिर शेष बचे को अगले में। तो सबकी पूर्णाहुति तो करवाएंगे ही करवाएंगे, पर ऐसा ना करें कि हम तो जाएंगे ही साहब, हम तो रह ही लेंगे साहब, अरे वो नई जगह देंगे तो कहीं ना कहीं धर्मशाला में पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, ये निवेदन लेके आएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपसे निवेदन है वो ये है। दूसरा, कुछ बिंदु हैं, ऑनलाइन की बिंदु हैं। आदरणीय भैया ने 2 बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कही है। उन्होंने एक तो ये कही है कि मामा जी, हम सब लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि अपने अपने राज्य के लोगों के लिए एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग पहले रखिए और फिर इसके बाद ऑफलाइन मीटिंग कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मीटिंग है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जब हम ऑफलाइन मीटिंग के लिए आएंगे तो आपको वहां पर क्या तैयारियां करके रखनी है, जिससे कि तैयारी आपको मिले, तैयार मिले आपको, पहले जानकारी हम आपको दे देंगे, तो वो तैयारी आप करके रहेंगे तो उसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके और आगे आगे हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो योजना बनाई है वो ऑफलाइन में ये बनाई है कि राजस्थान में अभी 7 रथ चल रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अपने राजस्थान प्रांत में 7 रथ चल रहे हैं, ठीक। और उन 7 रथों को 7 स्थानों से रवाना किया गया था, ये भी सब आपको मालूम है। जैसे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एक पहला रथ था वो जयपुर और चूरू उपजोन के लिए बनाया गया और जयपुर से रवाना हुआ था। तो एक मीटिंग हम जयपुर उपजोन और चूरू उपजोन की रखना चाहते हैं, और उसका स्थान है वेदना निवारण केंद्र, मानसरोवर, जयपुर, 3 अक्टूबर प्रातः 10 बजे। अब इसकी सूचना तो वैसे मैंने सबको डाल दी है व्हाट्सएप पे भी, लेकिन मैं चूंकि ये ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा कई भाई बहनों का, इसलिए मैं ठीक से क्लियर, अब ये मीटिंग क्यों रखी है, इस मीटिंग में हमको क्या चाहिए वो तो मैं बताऊंगा, पर ये 7 मीटिंगों के बारे में आपको बता देता हूं। दूसरी मीटिंग रहेगी भरतपुर उपजोन की, और उसमें अलवर उपजोन वाले भाई बहन भी शामिल होंगे, ठीक। और ये मीटिंग होगी गायत्री शक्तिपीठ भरतपुर में, और उसका समय रहेगा 10 बजे, और तारीख रहेगी 4 अक्टूबर 2025। तीसरी हमारी मीटिंग रहेगी वो कोटा उपजोन के रथ के लिए रहेगी, और कोटा उपजोन का रथ केवल कोटा उपजोन में ही चला है, और गायत्री शक्तिपीठ कोटा में मीटिंग रहेगी ऑफलाइन, और हम आएंगे बाकायदा वहां पर। प्रातः 10 बजे मीटिंग होगी और वो 5 अक्टूबर को संपन्न होगी। चौथा कार्यक्रम हमारा है वो भीलवाड़ा और उदयपुर उपजोन के लिए है, क्योंकि हमारा जो चौथा रथ था वो भीलवाड़ा उपजोन और उदयपुर उपजोन के बीच चला है। पहले भीलवाड़ा फिर उदयपुर फिर भीलवाड़ा, ऐसे वो करते रहे हैं। तो उसकी मीटिंग गायत्री शक्तिपीठ भीलवाड़ा में साय प्रातः 10 बजे ही रखी गई है, और उसका समय और दिनांक है, उसका तारीख है 6 अक्टूबर 2025। इसकी और विस्तृत सूचना हम डाल दिए हैं, क्योंकि ये भी जैसे कार्यक्रम हमारे अभी शुरू हो रहे हैं 3 तारीख से ही, तो नवरात्रा जैसे ही खत्म होगा 1 तारीख को, 2 तारीख के बाद में 2 तारीख का एक फंक्शन आ रहा है बहनों का, कौन सा कहते हैं उसको, करवा चौथ का आ रहा है। तो करवा चौथ का व्रत करवा के ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और फिर कार्यक्रम हमारे उसके बाद शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम 2 तारीख को निकलेंगे और 3 तारीख को आप लोगों के बीच में होगी। तो 6 तारीख का कार्यक्रम होगा। हमने एक दिन में केवल एक ही कार्यक्रम रखा है, कोई भागदौड़ नहीं की, इसलिए हम आपके बीच में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठेंगे। जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसी उद्देश्य को लेकर के जाएंगे। फिर मैं आपको कह रहा हूं, उसी उद्देश्य को लेकर के जाएंगे। उसके लिए हमको आपको पकड़ करके और बिठाना ना पड़े, हम भी आपके बगल में बैठेंगे, पर उतनी चीजें हम आपसे लेके आएंगे कि आदरणीय चिन्मय भैया ने कहा है कि इतनी इतनी चीजें आप लेके आइए तभी हमारा मामला बैठेगा, नहीं तो ऐसे बैठ नहीं पा रहा है। तो
फिर इसके बाद में 5वां रथ था हमारा, वो पाली उपजोन में और बाड़मेर उपजोन में चला है। उसमें पाली और उसके बाद अभी बाड़मेर में चल रहा है। इन दोनों उपजोनों की मीटिंग गायत्री शक्तिपीठ भीनमाल में होगी और उसका समय रखा है प्रातः 10 बजे और उसका दिनांक है, तारीख है 7 अक्टूबर 2025। इसके बाद 6वीं मीटिंग हमारी जोधपुर उपजोन और हनुमान उपजोन के लिए होगी। इसमें जोधपुर उपजोन के और हनुमानगढ़ उपजोन के भाई बहन सम्मिलित होंगे और इस मीटिंग का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ जोधपुर में प्रातः 10 बजे शुरू हो जाएगा। हम लोग पहुंच जाएंगे, जिसमें हम लोग भी होंगे और पुष्कर समिति के सदस्य आदरणीय ओम जी भाई साहब सभी लोग होंगे। इसमें आदरणीय ओम जी भाई साहब इसमें जुड़ गए हैं, मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाया, मैं भूल गया था, मैं प्रणाम करता हूं। तो ये गायत्री शक्तिपीठ जोधपुर में प्रातः 10 बजे और 8 तारीख को ये कार्यक्रम होगा, 8 अक्टूबर को। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमको कार्यक्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि आदेश ऐसा ही है, समय बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमको आगे 15 नवंबर से तो ये तैयारी शुरू कर देनी है, मैदान में जाकर के मैदान में हम लोग खड़े हो जाएंगे। इसी बीच बहुत सारे ऐसे काम है जिनकी वजह से हम निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अंतिम जो 7वां कार्यक्रम है वो 9 अक्टूबर को संपन्न होगा गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर में, और वहां पर अजमेर उपजोन और डेगाना उपजोन के भाई बहन आएंगे और गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर पे प्रातः 10 बजे होगा। इसकी और विस्तृत सूचना और भाई बहनों के नाम, हमारे उपजोन समन्वय के, जिला समन्वय के और ट्रस्टियों के नाम सारे लिख करके हम भेज रहे हैं, जिससे कि सब अलर्ट रहें, सबको जानकारी रहे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो 7 कार्यक्रम है, इनमें इन उपजोनों में से जिस जगह पे कार्यक्रम होगा उसमें कौन कौन प्रतिनिधि पधारेंगे। तो हमने कहा है कि मिनिमम 5 प्रतिनिधि तो होने ही चाहिए। ज्यादा आप आ सकते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है, पर 5 तो होने ही होने चाहिए। पर 5 कौन कौन से, वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि गलती हमारे से यही हो रही है, यदि हमको वो प्रतिनिधि नहीं मिलेंगे तो हम आगे की योजना नहीं बना पाते और हम फिर आ जाते हैं, बैठ करके सुन के वापस निकल देते हैं। पर ये ऐसा वाला नहीं है, इसमें ठोस निर्णय होने हैं। तो पहला है, इसमें लिखा भी है, मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं। समस्त उपजोन समन्वयकों से आग्रह किया जाता है कि प्रत्येक जिले से कम 5 प्रतिनिधि उपस्थित होने का सुनिश्चित करें। 5 प्रतिनिधि तो मिनिमम के लिए कहा हमने, मिनिमम। पहला कौन? उपजोन समन्वयक, जो तो कॉमन हो जाएंगे। दूसरा, उस जिले का जिला समन्वयक, उस जिले का जिला समन्वयक। तीसरा, जहां पर वहां कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे शक्तिपीठ के ट्रस्ट चल रहे हैं, उसमें से कोई भी ट्रस्टी एक प्रतिनिधि कम से कम, जो बहुत ही जागरूक हो, बहुत ही समझदार हो, योजनाओं को समझने वाला हो, डिसीजन लेने वाला हो, ऐसे एक ट्रस्ट में से कम एक प्रतिनिधि जरूर चाहिए। इसके साथ में हमारा जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता अगणित हैं। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं में से कम एक सक्रिय कार्यकर्ता अवश्य हो, वो भी जिले वाले ही तय करेंगे, वो हम नहीं तय करने वाले। ये 5 लोग कौन होंगे? ये जिला उपजोन, जिले स्तर पे जिला समन्वय, ट्रस्टी से लेकर के सब लोग मिलकर ही तय करेंगे कि ये 5 तो हम चले जाएंगे और साथ में आना चाहो तो भले आ जाओ, कोई मनाही की बात नहीं है। तो एक सक्रिय मुख्य कार्यकर्ता भाई और एक सक्रिय मुख्य कार्यकर्ता बहन। तो इस तरह से ये 5 लोग हो गए। 5 लोगों के बारे में पुनः बता देता हूं। एक उपजोन समन्वयक, दूसरा जिला समन्वयक, एक ट्रस्टी गणों में से एक मुख्य, फिर चौथा है एक मुख्य कार्यकर्ता जो दिन रात काम कर रहे हैं, और चौथा ऐसी हमारी बहन जो बिल्कुल नारी जागरण दूसरे अभियानों में तीव्र गति से लीड लेकर के बहनों को साथ लेके काम कर रही है, एक बहन। ये 5 लोग मिलकर के डिसीजन लेंगे वहां पर। इसके साथ जो भी आएंगे डिसीजन में भले ही सहयोग करो, हमको किसी तरह की कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है, पर ये 5 तो होनी ही चाहिए। 5 से कम हो जाएगा तो उसको माना जाएगा कि ये कोर टीम पूरी बनी नहीं है। और फिर उन सबको अलग अलग उस गोष्ठी को हम लंबा करने वाले नहीं, कतई लंबा नहीं करने वाले हैं। हम क्या लेने आए हैं और वो बताएंगे आधे घंटे के अंदर। और फिर इसके बाद में हमारे पास कुछ छपे छपाए पेपर हैं, वो छपे छपाए पेपर हम आपको दे देंगे, उन पेपरों को भरना है। मेरा तो निवेदन ये है कि वो छपे छपाए पेपर आपके पास पहले ही पहुंचा दिए हमने। उन पेपरों को आप
पहले भर करके ले आए। तो भाई साहब ये लीजिए हमारा पेपर, इसमें कोई गलती हो सुधार हो तो आपको हमें बता दीजिए। है 2-3 प्रकार के पेपर रहेंगे, उनको भर करके तुरंत दे देंगे, फिर इसके बाद में विदाई हो जाएगी तुरंत ही, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। पर यदि तैयारी करके नहीं आए, भर करके नहीं लाए, तो भाई साहब वहां बैठना पड़ेगा। क्योंकि हमको आदरणीय भैया ने कहा कि मामा जी हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए, जिससे कि हमको ये लगे कि यही तो आएंगे, यही करेंगे, ऐसा ही करने वाले यही लोग हैं। इस तरह का यदि नहीं मिलेगा हमको तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आ जाएंगे साहब, देखेंगे साहब, जैसे राजस्थान की अपनी मीटिंग हुई तो उसमें मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, पर जब हमने ये तय कर दिया था कि 600 लोगों की भागीदारी करनी है, उतनी की व्यवस्था यहाँ पे की, ये तो अपना शांति कुंज था तो अपने एकोमोडेट कर लिया। पर यदि बाहर वाला, जब वहां पर हमारा पूरा प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन की नजर में भी हम हैं, और यदि संख्यात्मक रूप से ऐसे ही बढ़ गई तो हमारा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। जितना बनाने का और जितना ठहराने की और जितने कार्यक्रम की व्यवस्था हम करेंगे वो हमारी सफल नहीं हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हम ही बनाने वाले और हम ही बिगाड़ने वाले कहलाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस बात को इसी रूप में लेना है। दूसरा, इसी में और निवेदन मैं करना चाहता हूं, इसी में निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमने अब जन शताब्दी हेतु सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उसकी हमने मांग रहे हैं, हमारे पास आ भी गई हैं। हमने आदरणीय दीदी से भी प्रार्थना की थी तो इन्होंने भी मंगवाई हैं। तो होता यह है कि मंगवाते कुछ हैं और भेज कुछ देते हैं। जैसे कई कई जगह 100-150 बहनों की आ गई, कई जगह आई नहीं, तो हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम किस में से किसको छांटें और किसको वापस करें, ये हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि संख्या निश्चित कर रहे हैं, उतनी संख्या का आपको बनाना है, उतनी संख्या का आपको भरना है। तो वो संख्या कितनी है उस संख्या में आपको बता देता हूं पहले। हाँ, इसमें एक ही लाइन में यदि आप सुनना चाहते हैं तो एक लाइन में कितनी संख्या होनी चाहिए, हमारी जो ज्योति कलश रथ यात्रा जिस जिले में जितनी दिन चली है केवल उतनी संख्या के प्रतिनिधि ही सम्मिलित होंगे। एक, अब इसमें आपको यदि ये हो कि भाई हमको तो जिले के बारे में पता नहीं, हमारे जिले में रथ यात्रा कितनी चली, इसका मतलब है कि आप रथ यात्रा में आपने भाग ही नहीं लिया, तो आप तो वैसे ही कट गए। इसमें 3 प्रकार के परिजनों की सूची आपको बनानी है, एक ही सूची में 3 प्रकार के लोग होने चाहिए, और उस सूची में भी हमने लिख दिया है कौन कौन से। एक वो भाई बहन जो निरंतर 3 साल से सक्रिय हैं, अभी हुआ है साहब नया ही जुड़ा, नहीं भाई नए जुड़े को भी मत लाना, जो लगभग 3 साल, ये तो मिनिमम बताया, हमारे तो भाई बहन ऐसे भी बहुत हैं जो 20-20, 25-25, 40-40 सालों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो हमारा नंबर पहला है। पर मिनिमम आदरणीय भैया ने कहा कि 3 साल तो कम से कम हो, पर सक्रियता उसकी ज्यादा हो। और सक्रियता की क्या है पहचान, सक्रियता की पहचान ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना क्षेत्र में दिन रात देता हो, वो हमारा सक्रिय कार्यकर्ता। तो 3 वर्ष से निरंतर सक्रिय हो कम से कम। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो ज्योति कलश यात्रा जब शुरू हुई थी तो उससे पूर्व शांति कुंज में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उस सम्मेलन में अपने भाई बहनों को बुलाया था, 500 को आ गए तो 1500 आ गए थे। तो इसमें फिर हमने ये कहा कि उनमें से उनके नाम भेजे जिन्होंने संविधान लिया है। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उन 1500 लोगों में से जो शांति कुंज लोग आए थे उनमें से केवल 700 भाई बहनों ने ही संकल्प लिया था, यानी कि काम के तो 700 ही थे, 800 हमारे भाई बहन ऐसे थे या तो कोई रिश्तेदार थे या बच्चे थे या पत्नी थी या कोई और था, उनको लेकर के दुगना तिगना हो गया। अब की बार निवेदन है कि ऐसा कतई मत करिए, ऐसा कतई मत करिए। आपको कभी आना है तो आप अलग से कभी भी आ जाइए, पर इस समय मत आइए, कभी भी आ जाइए, आपका घर है, माता जी का द्वारा है, माता जी ने कहा भी है। पर इस कार्यक्रम को यदि वास्तव में सफल बनाना है और अपने देश में एक और सारे देश में एक पहचान देनी है कि गायत्री परिवार ने एक मंथन शिविर चलाया और इस मंथन शिविर में सिलेक्टेड हमारे शानदार कार्यकर्ता आए, उन्होंने जो जोरदार शिविर का आयोजन किया, तो ऐसी छाप हमारे बीच में आनी चाहिए। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो अभी जो ज्योति कलश रथ यात्राएं चल रही हैं जिसमें एकदम सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, चाहे योजना बनाने में हो, चाहे साथ रहने में हो, चाहे कर्मकांड करने में हो, चाहे आगे से आगे योजना बनाने में हो, ऐसे सक्रिय कोई 10 दिन 20 दिन 30 दिन का समय देने वाले हो, ऐसे हमारे भाई बहन अगणित भाई बहन हैं जो हमारे नींव के पत्थर हैं।
वो नींव के पत्थर हैं। ऐसे लोगों को हम इस समय बुलाना चाहते हैं, और जो रह जाएंगे उनको हम अक्टूबर में बुला लेंगे, इसके बाद 28 में बुला लेंगे, 27 में बुला लेंगे, 2023 तो आएंगे सभी। आप कोई कतई ये नहीं मत मानिएगा कि कोई आएगा नहीं, सब आएंगे। ठीक, तो हम बात वहां से शुरू कर रहे थे कि कौन से जिले के, गूंज कैसे रहा, देख लो आप। हाँ हाँ, तो निवेदन ये कर रहा था कि कौन से जिले में, तो मोटा मोटा तो आप सबको पता है, पर फट से एक लिस्ट हमने बनाई वो आपको डाल दी है। जैसे जयपुर उपजोन है, तो जयपुर उपजोन में 6 जिले। हाँ भाई साहब, जिनका माइक ऑन हो तो उसको बंद कर लें, जिनका भी माइक ऑन है उसको बंद कर लें आप। सुशील जी जरा बीच में ध्यान दे दीजिए। ऑडियो ऑफ रखें। हाँ, ऑडियो ऑफ करके रखें अपना, अभी ऑन मत करें। हाँ, तो जैसे जयपुर है, इसमें 6 जिले हैं, और 6 जिलों में मिला करके 184 दिन चला है, 184, जिसमें जयपुर में 44, ग्रामीण में 37, दौसा में 38, टोंक में 30, नीमका थाना में 30, दूदू में 5 दिन, तो 184 दिन चला है। तो अब ये अपने अपने जिले के जिला समन्वयक उन सबके साथ मिलकर के इतनी ही नंबर के लोगों की लिस्ट बना करके तैयार रखेंगे। हम आएंगे, और तो आप जिला समन्वयक जी उपजोन समन्वयक को थमा दें, और उपजोन समन्वयक फिर हमारे पास लेके आ जाएं, बोला साहब ये हमारे जयपुर उपजोन की ये टोटल लिस्ट है, और जिले वाइज है, और भाई बहनों की सम्मिलित है, पर संख्या उतनी होनी चाहिए, ज्यादा ना हो। अब भाई और बहनों का ध्यान ये रखना, मेरा निवेदन ये है कि हमारी बहनें भी बहुत सक्रिय हैं, और कहीं कहीं हम लोग कहीं चूक जाते हैं बहनों को साथ लेने में, तो कम से कम 40% बहनें होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन आपसे। 40% हो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि बहनें हमने देखा है राजस्थान में जाकर के, तो बहनें बहुत सक्रिय हैं, और हम बहनों को पीछे धकेल देते हैं, तो बहनों को भी पूरा पार्टिसिपेशन दीजिए। वैसे तो वो हकदार 50% की हैं, फिर भी 40% से कम ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। ऐसे ही चूरू में, क्योंकि अभी बीकानेर में चल रहा है, झुंझुनू में चलेगा, लेकिन तब भी उनके दिन फिक्स हैं। जैसे चूरू में 75 दिन चलेगा, बीकानेर में 60 दिन चलेगा, झुंझुनू में 45 दिन, सीकर में 45, ये 225 दिन हो जाते हैं। तो ये 225 दिन की लिस्ट बननी ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जोधपुर, अच्छा तो लिस्ट कम हो जाए तो चल जाएगा, ज्यादा होगा तो चलेगा नहीं, इसका ध्यान रखें। ज्यादा होने पे फिर हम क्या करेंगे कि आपने मान लो कि आपके यहाँ 45 की लिस्ट देनी थी, आपने 60 दे दी, बगैर कहे आपके कहे नीचे के 15 नाम काट दूंगा, नीचे के 15 नाम उड़ा दूंगा, ऊपर से नहीं, मैं नीचे से 15 नाम उड़ा दूंगा, ज्यादा हुआ। और फिर इसके बाद में उन सब का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अब की बार रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर भी लगेगा, पूरा एड्रेस भी लगेगा, टेलीफोन नंबर भी लगेगा, तो इसलिए पहले आधार नंबर लेकर के भर लें। जैसे ही आधार नंबर सहित हम लेके आएंगे, हमारी IIT की टीम के सदस्य सब लेकर के बैठ जाएंगे, आधार सहित अपने कंप्यूटर में डाल देंगे, और जैसे ही जो प्रतिनिधि आएंगे अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड स्कैन होगा, स्कैन होते ही जिसका आधार कार्ड यहाँ दिया हुआ है केवल उसी का ओपन होगा, शेष को कह देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन है नहीं, फिर वो भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए पहले निवेदन कर रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर जरूर डालिए, वो भी उसके अंदर हमने लिख दिया है, उसमें लिखा है कि कार्यकर्ता का नाम, पूरा पता, पिन कोड सहित, आधार नंबर, संपर्क नंबर, और उसमें आगे लिख दिया है, उस पर टिक लगा के भेजना है 3 वर्ष से निरंतर सक्रिय है कि नहीं, ज्योति कलश से पूर्व शांतिकुंज सम्मेलन में भागीदारी की होगी, या ज्योति रथ यात्रा में सक्रिय भूमिका, ये तीनों में से एक भी हो सका, एक तरह का भी, या 2 तरह के भी हो सकते हैं, या तीनों में काम लेने वाले भी हो सकते हैं, पर होना चाहिए ऐसा है, तीनों की कैटेगरी तीनों को मिलकर के बननी चाहिए। ठीक, उनका आधार नंबर जब हमको मिल जाएगा, ये सारा जब फॉर्मेट भरा जाएगा, उस फॉर्मेट को हम लेके आएंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन से जिले वाले हैं, उन्होंने अब जितना कहा है या जितने दिन उनकी रथ यात्रा चली है उससे ज्यादा तो नहीं बनाया,
ज्यादा बढ़ा दिया तो हम उसके पीछे के नामों को काट देंगे भाई, पहले बता रहे हैं, क्योंकि हम फिर पूछने के पास हमारे पास समय नहीं है, और न हमको किसी से हम किसी को नाराज कर सकते हैं न किसी को राजी कर सकते हैं, इसलिए वो नीचे वाले काट दिए जाएंगे। हाँ, संख्या काफी है। जैसे जोधपुर जाओ आप, जोधपुर शहर के 57, जोधपुर ग्रामीण के 67, फलोदी के 40, बालोतरा के 53, ये इतने दिन रथ चला है तो 217 के नाम हो जाते हैं। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ 74, गंगानगर और अनूपगढ़ के 74, ऐसे करके दोनों मिला के 148 हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि कार्यकर्ता मिलते तो ठीक, और नहीं मिलते इस तरह के तो मत भरिए फिर उसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उतना भरना है। मान लो कि 148 कार्यकर्ता, ये इस 3 में से कोई भी हमारी शर्त पूरी करने वाला नहीं है तो मत भरिए, जितना है उतना ही भरिए, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भरना ही जरूरी है। मान लो संख्या ज्यादा हो रही है कहीं कहीं, हालांकि जैसे आपको बताएं कि दूदू में 5 दिन रथ चला तो हमने 5 ही कार्यकर्ता मांगे वहां, तो ये अच्छा हो गया, क्योंकि वहां काम करने वाले भी नहीं है तो रथ भी नहीं चला पाए, तो संख्या भी ज्यादा कैसे बढ़ेगी। फिर हनुमानगढ़ हो गया, फिर अलवर में अलवर, खैरथल, कोटपूतली, इन तीनों के मिलाकर के 42, 45 और 43 मिला के 103 दिन हो जाते हैं। भरतपुर में 70, 30, 42, 53, 20 मिला के 215 हो जाते हैं। पाली में, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही में 82, 50, 8, सांचौर में केवल 8 दिन चला है, और सिरोही में 43, ऐसा मिलाकर 183 हो जाते हैं। बाड़मेर में, बाड़मेर जैसलमेर दोनों चलने बाकी हैं पर उनके डेट तय है तो हमने थोड़ा थोड़ा संख्या लिख ली है, दोनों मिला के 131 हैं। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और शाहपुरा मिलाकर के 167 हैं, जिसमें 50, 46, 40 और 31 संख्या है। उदयपुर में, उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मिलाकर के 58, 41, 33, 40 और 60, 232 लोगों के नाम आएंगे। कोटा में सवाईमाधोपुर, कोटा, 12, बूंदी और झालावाड़, इसमें सवाईमाधोपुर का 20 दिन ही रहेगा क्योंकि 20 ही दिन काम किया है। फिर कोटा 78, 12, 90, बूंदी 45, झालावाड़ 303 दिन, 303 लोग रहेंगे। और डेगाना में नागौर और डीडवाना, कुचामन सिटी, जो डेगाना जो उपजोन है उसमें 75, और अजमेर, ब्यावर, केकड़ी में 120, क्योंकि 120 हमने पूछ लिया था, पूछताछ करके हमने तैयार किया है। ये लगातार संख्या हम लगातार बार बार ले रहे हैं, इसमें 1-2 नामों की तो कोई खास बात नहीं है। मान लो आपने कह दिया भाई साहब आपने 4 लिखा, 6 है तो 6 कर लो भाई, कोई बात नहीं, पर एक ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं, वालों 4 की जगह 10 के देना बिल्कुल मान्य नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है, ये हम आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो ये पत्रक आपको अभी भेज दिया हमने, सभी उपजोन समन्वयकों से, सभी जिला समन्वयक से निवेदन है, सभी जिन्होंने 5 लोगों की बात करी उन लोगों को इसको डाउनलोड कर लीजिए, बैठ करके आप इसको पूरा भर करके लेके आइए जहां आपकी मीटिंग है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो निवेदन आप लोगों से मेरा ये था। दूसरा निवेदन ये था कि जब शांति कुंज से जनसंपर्क की टोली गई यहां से, और 2 भाई की 2 टीम गई यहां से, मैं समय देख ले, 2 भाइयों की 2 टीम गई यहां से, और उन्होंने लगभग 146 कार्यक्रम पूरे राजस्थान में किए, और सभी से अंशदान का और समयदान का संकल्प भरवाया। पर हमको जानकर के बड़ी हैरानी ये हुई कि समयदान तो लोगों ने भरा, पर अंशदान के नाम मात्र पर ही लोगों ने भरा है, अंशदान नाम मात्र का हुआ है। जब ये बात चिन्मय भैया के सामने और आदरणीय शैल जी के सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अपना अपन कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे, यदि अपन को कुछ मिलेगा नहीं तो यहाँ तो बहुत खर्चा है, उस खर्चे को कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप लोग वरिष्ठ भाई जाइए और इसके ऊपर चिंतन करिए, मनन करिए, बैठिए जिले वालों के साथ, उपजोन वालों के साथ बैठ करके तय करिए कि भाई आपका जिला इस कार्यक्रम में इतना दान, अंशदान देने का संकल्प लेता है। तो आप आने से पहले आप अपने जिले की गोष्ठी बुलाइए और जिले वालों से चर्चा करिए और उनसे नाम भी लीजिए, और कितना अंशदान वो इस कार्यक्रम के निमित्त शांति कुंज भेजेंगे उसका लिंक नंबर भी आपको भेज देंगे, अकाउंट नंबर भी आपको भेज देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हम नंबर भेज देंगे। पर पहले सबके साथ चर्चा कर ले, सबके साथ चर्चा कर ले, जिले वाले का उत्साह को कम ना करें। कई बार होता है कि हमारे 4-5 भाई बहन मिलकर के ले लेते हैं निर्णय, और वो निर्णय बहुत छोटा सा होता है क्योंकि वो इतना ही हो पाएगा भाई साहब, नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ, जब कहा कि भाई साहब समयदान वाले मिलते ही नहीं है, तो वहां पर 150 लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि अच्छा आप में से 150 लोग बैठे हुए हैं, आप में से कितने भाई बहन है जो समयदान करेंगे? भाई साहब 150 के 150 ने हाथ में उठा लिया। जो भाई वहां बैठा था वो कह रहा था कि नहीं साहब कोई सुनता ही नहीं, कोई देता नहीं है।
मैंने कहा देखो ये सब देने वाले। ऐसे अंशदान देने के लिए भी लाखों लाखों देने वाले, हजारों देने वाले हमारे भाई बहन हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे ही लिख कर लाने से अच्छा ये है कि बिल्कुल लिख के ना लाएं। फिर इससे अच्छा है कि अपने जिले की गोष्ठी लें, जिले की गोष्ठी लेकर के और एक मंथन शिविर चलाएं और 1 दिन का कार्यक्रम या 2 घंटे का कार्यक्रम रखें, और उसमें कितना एक्चुअल में आपका जिला अंशदान इस कार्यक्रम के निमित्त करने वाला ये भर करके लाएं। वो फिगर हमारे पास आएगा, जब हमारी मीटिंग होगी तब वो फिगर हमारे पास आना चाहिए। उसका भी मैं फॉर्मेट बना दूंगा और जिलेवार उपजोनवार उन जिलों का नाम लिख करके और खाली स्थान छोड़ दूंगा कि कितना अंशदान का आप लोगों ने संकर दान का लिया है, उसको भर करके लाना या आकर के भर देना, जैसा भी उचित समझे वैसा कर लेना, पर करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु थे। अब मैं कुछ बिंदु लिख करके लाया हूं, यदि उसमें से कुछ छूट गया तो अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला था परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी, अखंड दीपक की महानता का एहसास कराना, जो आदरणीय दीदी ने और भाई साहब ने बता ही दिया कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी और अखंड दीपक का जो ये इस समय जन शताब्दी चल रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है और क्यों कर रहा है, ये बता ही दिया है। दूसरा है कि ज्योति कलश रथ यात्रा, उसकी उपलब्धि का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, तो अपनों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ज्योति कलश रथ यात्रा में तो बहुत शानदार चल रहा है और कई बार हमारी 31 जिलों में मीटिंग भी हो चुकी है, उपजोन की मीटिंग भी हो गई है, और उन 31 जिलों में से लगभग 26 जिलों में टोलियों का गठन भी हो चुका है हमारा। और हम तो निवेदन ये करेंगे कि मान लो आपके रथ 50 दिन चला और 50 टोलियों को हमने आपसे गठन कराया है, ज्यादा अच्छा हो कि एक टोली से एक भाई को उठा लो या एक बहन को उठा लो और नाम लिख के भेज दो, आगे वाले का अगले में आगे। तो ये तो एक सीधा सा तरीका है। और जहां अभी टोलियां नहीं बनी हैं और वहां पर आप जो उचित समझें, आपको लगता है कि नहीं उस स्तर के कार्यकर्ता नहीं है जिस स्तर के मांग रहे हैं, तो आप अलग भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। फिर जन शताब्दी में आने वाले कार्यक्रम पर प्रकाश डालना, तो ज्यादा मेरे को बोलना नहीं है क्योंकि जन शताब्दी में जो कार्यक्रम अभी जो हो रहा है वो तो बता ही दिया गया है। एक कार्यक्रम 2028-26 में अक्टूबर में होगा, फिर 2027 में भी होगा, 29 में भी होगा, 30 में होगा, 5 कार्यक्रम होने हैं। उस पर ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने साथ आप आपस में बैठे तो डाल देंगे। ज्योति कलश रथ यात्रा वापसी की तारीख को इंप्लीमेंट करने का सुनिश्चित करना, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ज्योति कलश रथ यात्रा है आप शांति कुंज में वापस आनी है और वो 20 तारीख को सब रथ यात्रा जो कलश यात्रा निकलेगी उसमें लगभग 200 रथ है पूरे देश और विदेश में मिला करके, सारे के सारे रथों को बुलाया जा रहा है। तो वो 20 तारीख से पहले ही आ जाएंगे, 1-2 दिन पहले आज तो निश्चित रूप से आ जाएंगे, इससे पहले आ जाएं तो पर ये राजस्थान स्तर पे हमारे आदरणीय ओम जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वो एक ऐसा लेटर सबके लिए संज्ञान में निकाल दें, तो वो लेटर सबके पास चला जाएगा ज्योति कलश रथ यात्रा तक। तो उसमें सबसे आवश्यक चीज ये है कि ज्योति कलश रथ यात्रा जब आएगी उस ज्योति कलश रथ यात्रा के साथ में आने के लिए आदरणीय भैया ने कुछ विशेष बात बताई है। उन्होंने कहा कि जो आए वो वहां की वेशभूषा में आए, जैसे राजस्थानी कोई वेशभूषा हो तो उनको लगना चाहिए राजस्थानी कोई थीम है, अपनी कोई थीम लेकर के आए, उसके साथ में कोई राजस्थानी थीम है या फिर ऐसा कुछ रथ में कुछ सजा करके लाएं जिससे अलग से नजर आए कि ये राजस्थान की थीम है। तो इस तरह का करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बारे में भी अपन गोष्ठी में आएंगे तो और चर्चा कर लेंगे। फिर जो 20 से 23 जनवरी के कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा जाएगा या फिर जिनका लिया जाएगा, तो 3 प्रकार के लोग हैं, वो हमने आपको बताई दिए, मैं पढ़ देता हूं। जो निरंतर 3 साल से मिशन के कार्य में सम्मिलित हैं, जो ज्योति कलश रथ यात्रा में शांतिकुंज सम्मेलन में आए थे, समयदार और अंशदान का संकल्प लिया था। तीसरा है ज्योति कलश रथ यात्रा में अविस्मरणीय योगदान इन्होंने दिया है या दे रहे हैं। अगला पॉइंट है कि बचे हुए शेष भाई बहनों को, हाँ इसलिए उनको निराशा में बिल्कुल दूर कर रहा हूं कि बिल्कुल निराश ना हो। शेष बचे हुए भाई बहनों को जो इस कार्यक्रम में नहीं आए, वो प्रतिवर्ष आगे के कार्यक्रम में आने को उनका अवसर दिया जाएगा, अतः किसी तरह का निराश ना हो। ये पॉइंट आदरणीय भैया की तरफ, ये सारे पॉइंट आदरणीय भैया ने लिखाए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। फिर अंशदान जो दिया जाएगा, जैसे जिले स्तर पे इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भेजते जा रहे हैं, अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, तो अंशदान हेतु ऑनलाइन राशि भेजने के लिए खाता संख्या आप तक पहुंचा दी जाएगी या उसका फॉर्मेट पहुंचा दिया जाएगा। और एक और विशेष बात है जो हम अभी नहीं कर पाए पर अब तत्काल करेंगे, कल या परसों में आपको एक चीज भेजने वाला हूं। सभी प्रज्ञापीठों और शक्तिपीठों पर माताजी जन्म शताब्दी का बड़ा बैनर और पोस्टर लगना ही चाहिए। माताजी की जन्म शताब्दी आ रही है, ठीक,
तो उसका बड़ा बैनर हर शक्तिपीठ पे, प्रज्ञापीठ पे, हमारे संस्थान पे लगना चाहिए। उसका बैनर कैसे बनता है, उसका डिजाइन हो गया है, हम आपको पीडीएफ में भेज देंगे, सबके मोबाइलों पे हमारा आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करना, वहां पर इसको छपवाना, छपवा के फ्रेम बनाना और शक्तिपीठ के मेन गेट पे, एंट्री पे जरूर लगा देना, जिससे आने जाने वालों को पता लग सके। तो सभी प्रज्ञापीठों, शक्तिपीठों पर माताजी जन शताब्दी का बड़ा बैनर पोस्टर लगाना है। उसकी डिजाइन उपजोर और जिला समन्वयकों को भेज दी जाएगी। फिर जो आप लिस्ट बना करके देंगे उसमें उपजोन के अनुसार कलेक्ट करके भेजने हैं। तो भेजना क्या, हम लोग आएंगे कलेक्ट करने, हम ही लोग आएंगे। भेजेंगे कब भाई, हमको विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि हम तो परेशान हैरान आदमी हैं। हमने आपसे कई बार टोलियों के गठन की मांगी है, पर हमारे भाई डीले करते कई कई तो 4-4 महीने से नहीं दे पाए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि हम मांगेंगे तो आप दे देंगे, इसलिए हम तो वहां बैठेंगे और बैठ करके और वहीं पूरा ही लेकर के आएंगे। ये मैं बार बार आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारा भाई और हमारी बहन ये बनाने वाले एकदम सक्रियता दिखाएं। अब समय आ गया है सक्रियता से काम करने का। तो कलेक्ट करके भेजनी है, जिसका नाम, पता, संपर्क सूत्र, आधार कार्ड नंबर हो। जिस जिले में जितने दिन रथ यात्रा चली उतनी संख्या भेजनी है। उसमें 60% भाई और 40% बहनें होना अनिवार्य है, ये मैंने लिख दिया है। हाँ, और उस कार्य को मीटिंग तक, हमारी मीटिंग की डेट आई गई है, उस मीटिंग तक किसी भी हालत में पूरा करके लाना है। और फिर आगे का पॉइंट है कि समयदान में जिन्हें बुलाया जाए, क्योंकि समयदान के फॉर्म तो हमारे बहुत भाई बहन ने भेज दिया, हमारे पास आ भी गए हैं। यहाँ पर शांति कुंज में शूटिंग भी हो रही है। पर मेरा निवेदन ये है कि कोई भी ये ना माने कि हमने फॉर्म भर दिया तो हमारा बुलावा आ ही गया, या हमारा तो ये निमंत्रण ही है, ऐसा बिल्कुल ना माने। कारण ये है कि इस कार्यक्रम में समयदान के लिए मात्र हमको 2000 व्यक्तियों की आवश्यकता है, और पूरे देश में लगभग 50,000 लोगों ने संविधान का भरा है। तो हम 50,000 को तो नहीं बुला सकते, हम तो 2000 को ही बुलाएंगे। तो 2000 में अपने राजस्थान में से कितना बुलाएंगे उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। केवल वो ही आए, और वो संवैधानिक भाई भी अपना नाम उसमें लिस्ट में जरूर लिखा दें। लिस्ट में जरूर लिखा दें, भाई साहब हमारा नाम तो आने वाला ही नहीं है, पता नहीं आए, लिस्ट में तो लिखी लोग यदि वो वरिष्ठ और सीनियर कार्यकर्ता है। और तो हाँ हाँ, आवाज ना करे, अपना जो स्विच ऑन कर, वो कर ले, स्पीकर ऑफ कर ले। हाँ, समयदान में जिन्हें बुलाया जाए कि वही परिजन शांति को जाएंगे, शेष अगले कार्यक्रम का इंतजार करें। और अगला बिंदु है कि जगह सीमित है, और ये इस कार्यक्रम का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसकी डेट आ गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसकी डेट आ गई है, वो है 1 दिसंबर 2025, स्थान पंतद्वीप, उसमें भूमि पूजन होगा। तो उसकी डेट आ गई है। और अंतिम, आप फिर से याद कराने के लिए भैया ने कहा कि फिर से उनको बता देना कि ये चिंतन और मनन और मंथन का सम्मेलन है, ये भीड़ को यज्ञ का नहीं है। इसको पुनः ध्यान लगा दूं, ये यज्ञ का कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी बातें थी जो हमने मोटे तौर पे आप लोगों को बता दी। अब इसमें हो सकता है कि कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, कुछ बातें समझ में आ गई, पर जो हमने भेजा है उसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कोई गणित नहीं है। तो चूंकि अब समय भी पूरा होता जा रहा है, और हमारे बीच में अभी तो व्यवस्थापक जी को हम बुला लेंगे, हमारे ओम जी भाई साहब हैं। हम निवेदन करेंगे कि चूंकि दो गोष्ठियों की समय सारणी उनको भेज दी गई है, इस कार्यक्रम के हम जब आएंगे तो हमको पूरी लिस्टें वहां तैयार होकर मिल जाएं। अंशदान, जितना समय अंशदान करना चाहते हैं वो तैयार होकर मिल जाए, हमको वहां पर आए तो तैयार हो जाए। तो ये भाई साहब अब राजस्थान स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट आप लोगों के बीच में रह करके करेंगे, वो इसके बारे में भाई साहब थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और विशेष रूप से अंशदान पे जरूर डालना, क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जब बंबई अश्वमेध में भी इतनी अच्छी संख्या में आपने अपना अंशदान किया था, और 2011 में भी बहुत अच्छा किया था, और 2000 में भी अच्छा किया था। तो यही कार्यक्रम है, इसमें आने वाले समय में लगातार 2 कार्यक्रम आ रहे हैं, और शांति कुंज को आवश्यकता भी है, खर्चे ज्यादा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर सब चीज निःशुल्क चल रही है, आपको सब मालूम है, बहुत ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आदरणीय भाई साहब, चूंकि इसमें भाई साहब की
पकड़ भी बहुत अच्छी है और भाई साहब बहुत भावनाशील और भावुक भी हैं और भाई साहब तो देते ही रहते हैं। तो भाई साहब के श्रीमुख से यदि अपन ये बात सुनेंगे तो हमको लगता है कि ज्यादा समझ में आएगी। इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सुशील जी भाई साहब। जी धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब के द्वारा पूर्ण विस्तार से जन शताब्दी कार्यक्रम का विवरण दिया गया और हम सब मिलकर के इसको सफल बनाएंगे। अब जैसा कि भाई साहब ने, हालांकि हमारे बीच में शांतिपूर्ण व्यवस्थापक डी साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन हमारे राजस्थान प्रांत के जो समन्वयक हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी अग्रवाल साहब, वो अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद सब जुड़े रहे। शांतिपूर्ण व्यवस्थापक आदरणीय गिरी साहब का उद्बोधन होगा। अग्रवाल है साहब। हाँ भाई साहब मैं जुड़ गया हूँ यहीं से। हाँ ओम जी भाई साहब का कर लो 5 मिनट का, है ना। ओम जी जी भाई साहब का, हाँ पहले ओम जी भाई साहब का कर लेते फिर आपका हो जाएगा। भाई साहब, भाई साहब जुड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, देख लिया। हाँ भाई साहब जो है योगेंद्र गिरी जी भाई साहब जुड़ गए हैं, पर ओम जी भाई साहब का पहले ले लो फिर इसके बाद अंतिम वो कर देंगे। ओम जी भाई साहब से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन आरंभ कर दें। आवाज आ रही है? एक बार गायत्री मंत्र एक साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है। श्रीमान श्री गिरीश जी भाई साहब से आवाज भाई साहब आपकी चलेगी। ओम जी भाई साहब का ऑडियो तो म्यूट नहीं हो गया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद जो इस गोष्ठी को सफल बनाने के लिए इतने लोग भाग ले रहे हैं। वैसे तो सैनी साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, कहने को कुछ बचा नहीं है, और जो बचा हुआ व्यवस्थापक जी और बोलेंगे। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही आप लोगों से जो मंच पे विराजमान है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है। पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो भाई भाई कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये जो शिविर लग रहा है ये बताया कि सैनी जी ने भी कि कोई यज्ञ नहीं है, ये सम्मेलन कार्यकर्ताओं का है। तो कार्यकर्ताओं की भाषा में जो आएंगे उन्हीं को आना है अपन को, मतलब बात यह है। क्योंकि अन्यथा भीड़ हो जाएगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा जो अपन चाह रहे हैं, मतलब जो अपना एम है वो अपना विफल हो जाएगा, जैसे बार बार सैनी जी ने भी कहा है। तो मैं आप लोगों से पुनः ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और कार्यकर्ता अपने आप में ये तय करें कि मैं किस स्तर का कार्यकर्ता हूँ और वो ही अपना नाम जो है वो लिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्यकर्ता स्तर का ही व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग ले, क्योंकि ये यज्ञ नहीं है, ये चिंतन मनन का शिविर है। उस दृष्टिकोण से सभी लोगों से ये पुनः आग्रह है आप लोगों से, और वो ही अपना लिस्ट में नाम लिखाएं, क्योंकि जो क्राइटेरिया सैनी जी ने बताया है उस पर थोड़ा ध्यान दे के अपन इस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मेरा तो कहना यही है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि सभी अपन कार्यकर्ता स्तर के लोग हैं, तो 1980 की बात है जब स्वयं गुरुदेव यहाँ राजस्थान आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि बेटा श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि श्रद्धा और विश्वास अपन बनाए रखेंगे तो अपने आप समर्पण की भावना भी आएगी, और समर्पण की भावना आएगी तो समय ऑटोमेटिक निकलेगा, क्योंकि बगैर समय कुछ भी नहीं हो सकता। समय देंगे, अंशदान देंगे, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपन अपने आप को देखें अंदर से कि अपन कितना समय दे सकते हैं और कितना अंशदान कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है तो अभी भी अग्रणी रहना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों से सभी से कि सभी भाई बहन
इस बात के विशेष ध्यान दें कि अपन ज्यादा से ज्यादा समय दें, जिससे आने वाला जो 2026 का है उसमें हम हर गांव, हर ढाणी और हर शहर तक गुरुजी के विचार अपन पहुंचा सके। ये अपन को संकल्पित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो शिविर लग रहा है वो इसी पर्पज से लग रहा है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपन समय दान और अंशदान के बारे में विशेषकर सोचें, और जो क्राइटेरिया सैनी जी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग अपन मतलब जो अपने नाम लिखाएं तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत और सभी को पुनः आप लोगों का अभिनंदन और साधुवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ने बताया संविधान और अंशदान पर विशेष फोकस रखना है, और जो शांति कुंज ने मापदंड तय किए उसी के हिसाब से भागीदारी तय करनी है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में शांति कुंज व्यवस्थापक आदरणीय योगेंद्र जी गिरी जी भाई साहब विराजमान है। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गिरी जी भाई साहब। सभी को प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। वैसे मुझे प्रारंभ से ही आदरणीय सैनी जी ने कहा सब था, अपने ऑडियो म्यूट रखें। लेकिन बहुत सारी बातें हो जाती हैं, परंतु ये जो तय था कि मैं जुड़ूंगा जरूर। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी भाई बहन इस वर्चुअल संगोष्ठी में जुड़े हैं उन सभी को मैं सादर प्रणाम कहता हूं। और केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय गौरीशंकर सैनी जी भाई साहब शांति कुंज की ओर से जुड़े हैं, आदरणीय शालिनी जी और आदरणीय चौधरी जी भी जुड़े हैं, और उन्होंने भी आप सबको इस कार्यक्रम के महत्व को, उद्देश्य को और बहुत अच्छे से आदरणीय सैनी जी ने इसको समझाया है। आदरणीय ओम अग्रवाल जी भाई साहब जो प्रांत समन्वयक आपके राजस्थान के हैं, उन्होंने जैसा अभी बोला कि लास्ट में बोलने वाले के पास रहता कुछ नहीं सिवाय आशीर्वाद के और शुभकामनाओं के, ठीक है। तो परंतु मैं सुन रहा था कि आदरणीय गौरीशंकर सैनी जी भाई साहब ने जो एक मूल अवधारणा जो आने वाले जनवरी में बसंत पर्व के दिन जो कार्यक्रम 20, 21, 22, 23 जनवरी को होगा, बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया है। सोप्टी बोलता है इसको। प्रभा जी आप बंद रहे। इसके अंदर बहुत ही ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है जो आगे आने वाले जो नवंबर में जो कार्यक्रम होंगे या आगे आने वाले 5 साल जो कार्यक्रम जिसके बारे में आदरणीय सैनी जी भाई साहब ने आप सबके सामने बात रखी कि ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है, ये रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप सब ने ज्योति कलश रथ यात्रा के माध्यम से जिस तरह से तैयारी की थी और उसके पहले सक्रिय परिजनों को और सक्रिय हमारी जितनी बहनें भाई यहाँ पर आए और जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, और 7 रथ जो पूरे प्रांत में अलग अलग उपजोन और उपजोन से जिले से गांव तक और गांव से भी ढाणी ढाणी तक का जो संकल्प आपने लिया था वो बड़े अच्छे से आप सभी ने संचालित किया। आप सभी का अथक सहयोग और सराहनीय कार्य रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे सुखद परिणाम भी अब दिखाई पड़ने लगे। तो यह जो जुनून और यह जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पबद्ध होकर अपने अपने क्षेत्रों में परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार हैं, ऋषि सूत्रों को, जीवन जीने के प्रबंधन सूत्रों को आप सभी ने रथ यात्रा के माध्यम से जन सामान्य के बीच में जिन भाइयों ने भी इसमें अथक अपना समय दिया, समयदान किया, अंशदान भी दिया और भी बढ़ चढ़कर यथा योग्य जिससे जो बन पड़ा वो सब आप सभी ने किया। और एक परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को जो शताब्दी वर्ष जो आगे आने वाला जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, और उस शताब्दी वर्ष के पहले आज के अनुक्रम में सराहनीय काम राजस्थान के सभी भाई बहनों के द्वारा, संगठन के द्वारा, प्रज्ञा संस्थानों के द्वारा, और गणेश संस्कारवान की हमारी बहनें महिला मंडल के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य इसमें और सभी ने अपनी सक्रिय भूमिका इसमें निर्वाह किया। अब समय जो आगे आने वाला है, क्योंकि ये जो बीत चुका है वो तो गया, थोड़ी बहुत हमारी चूक भी रही होगी, थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी, लेकिन बढ़िया ऑडियो बंद रखें। बिल्कुल भी नहीं रही है और न बहुत चूक हुई है। जिस तरह से आपने सबने लगन निष्ठा का परिचय देते हुए इस कार्य को, इस ज्योति कलश रथ यात्रा को जन सामान्य के बीच में, जैसा कि उसका उद्देश्य था
कि जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है, जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को घर घर तक ले जाने का जो संकल्प आप सभी ने किया, आप सभी के माध्यम से पूरा हुआ। और भी अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं राजस्थान के जहां आपको जाना है शेष बचे समय में, क्योंकि आज हमारा जैसे सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक और जनवरी के शायद फर्स्ट वीक तक भी आप अपना इन रथों को चला सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि अभी सब पूरे देश ही नहीं अपितु विदेश में भी हमारी जो ज्योति कलश रथ यात्रा चल रही है, वो सारे के सारे कलश इस कार्यक्रम में, क्योंकि यह जो कार्यक्रम जनवरी में हो रहा 18 जनवरी 1926 को, जैसा कि अखंड दीप प्रज्वलित हुआ था, दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव से जो संकल्प लिया था, जो अनवरत प्रज्वलित है, और ये ज्योति जो कभी नहीं बुझेगी और प्रचंड होगी, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव हम सबको आश्वस्त करके गए हैं। और यह ज्ञान के दीपक को हमें घर घर तक फैलाने का जो दायित्व हम सबको दिया है, यह एक बहुत चुनौतियों बड़ा बड़ा काम है। और आने वाले समय में अभी नहीं तो कभी नहीं, डू एंड डन वाला मोड में हम आप सबको आना है। जिसके पास समय है, जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व लगभग समाप्त हो चुके हैं, और जिनके पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं, अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्व हैं, वो अपना काफ़ी कीमती समय में से भी कुछ समय जरूर अच्छे कार्यों के लिए निकालें। और जो लगभग जिनके बच्चे अच्छे लिख पढ़ के बच्चे बन गए हैं, जिम्मेदारी परिवार की संभाल ली है, व्यवसाय की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली, उन सभी परिजनों को तो हम आह्वान करते हैं कि अब अपने अपने क्षेत्रों में जहां आपका प्रभाव क्षेत्र है, जहां आप बहुत अच्छे से मिशन के कार्यों को, गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के साहित्य को घर घर यज्ञ के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से आप कार्य करना में जुट जाए। क्योंकि राजस्थान के सभी भाइयों से बहुत अच्छा परिचय, चूंकि विभिन्न कार्यक्रमों में आप सबके बीच में आना हुआ, भावनाशील परिजनों को, और हर समय, हर वक्त, हर समय सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहना। और मेवाड़ की भूमि है और वैसे भी वीरों की भूमि रही है, और एक अलग ही ऊर्जा का आभास जब राजस्थान की धरती पर जाते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन भी होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी आप सबसे बहुत अपेक्षाएं की हैं, और अब समय ऐसा आ गया है कि हम आप सबको एक निष्ठ होकर, लगन और समर्पित भावना से एक अम्ब्रेला तले आकर सबको कार्य करने की आवश्यकता है। तो जो भी बातें हैं आज अभी इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, जो सिंपल सूत्र, जो बिंदु जिनके ऊपर आप सभी का ध्यान आकर्षण आदरणीय सैनी जी ने कहा, और उन सबको शायद आपने कहीं ना कहीं नोट जरूर किया होगा। जरूर किया। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये 20, 21, 22, 23 का जनवरी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये नींव रखेगा शताब्दी वर्ष की, ये नींव रखेगा चिंतन शिविर के माध्यम से आगामी कार्य योजना जो 5 साल की होगी, और आगामी कार्यक्रम जो नवंबर में एक विराट जैसे कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें उन साधक भाइयों को आमंत्रित किया जाएगा जो सतत साधना करेंगे। उसके लिए भी यहाँ से एक लिंक भेजी जाएगी, जिसमें ऑनलाइन पंजीयन होगा और यहाँ से उनको अनुमति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में चूंकि ऐसे परिजनों को आमंत्रित किया गया है जिनके पास समय है, जिनके पास ये नहीं कहेंगे कि हम केवल प्रशिक्षण में गए और घर आ गए, या हमारा अपना थोड़ा बहुत कार्य किया। ऐसे परिजनों को अपने क्षेत्र में अपने तय रहकर कार्य करना है, लेकिन ऐसे परिजन जरूर आए जिनके पास समय है, और अब वो ये दृढ़ संकल्पित होकर यहाँ से जाएंगे कि अब हम घर नहीं लौटेंगे, घर तो केवल एक सुबह शाम जाएंगे, और हम अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे से गुरुदेव का काम करेंगे। ये भाव लेकर जो आने वाले कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आएंगे, और उन सब के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव पार्टिसिपेंट, जिन्होंने विगत वर्षों में चाहे प्रज्ञा संस्थानों में किया हो, और हमारे जितने भी प्रकल्प है, युवा है, दिया है, जिनमें भी जो जो भी जिनने काम किया है, उन सब में से ऐसे जो 24 कैरेट के हीरे जो कहना चाहिए। और वैसे तो खैर किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति का योगदान मिशन में क्यों है, क्योंकि किसी गिद्ध किलरी का, जैसे कि गुरुदेव राम जी के काज में भी हुआ था, ग्वाल वालों का जैसे अपने कृष्ण भगवान के समय में हुआ था, तो हर व्यक्ति का, हर हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, समर्थ, सक्रिय, सभी का योगदान किसी न किसी रूप में मिशन को आगे आने में, मिशन की गतिविधियों को, कार्यक्रमों को संचालन करने में लगा है। परंतु अब वे वो लोग अब चाहिए जिनको, जिनके पास समय है और जुट जाए काम में और तत्पर हों,
और उनके जैसे लोगों को बनाने का, उनके जैसे विचारशील लोगों को जोड़ने का, उनके जैसे विचारशील लोगों को जिम्मेदारी सौंप कर उसके अंदर, चाहे वक्ता हो, अच्छा गायक हो, अच्छा अभिव्यक्ति करने वाला हो, अ, उन सभी सदस्यों को चिन्हांकित करके क्षेत्र में क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को तत्पर करें, ताकि जो परम पूज्य गुरुदेव का सपना है, उनकी मूल अवधारणा थी कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और जो युग निर्माण का संकल्प जो आप हम सबको वो करके गए हैं कि युग को बदलना है बेटो, युग को बदलने का दायित्व आप सबको सौंपा जा रहा है। और जब युग को बदलने का दायित्व यदि है, तो हमारी सोच, हमारा विजन किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी हमें तय करना है। तो ये जो जनवरी के कार्यक्रम में हमारे ऐसे परिजन आए जो वर्ष भर अपने अपने क्षेत्रों में यहाँ से जाने के बाद किसी न किसी दायित्व के साथ, किसी न किसी कार्यक्रमों में, गतिविधियों में अच्छे से भाग लेंगे और उन गतिविधियों का संचालन करेंगे, और उन गतिविधियों के माध्यम से आम जनों तक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को, उनके सूत्रों को, उनके ऋषि सूत्रों को, उनके जीवन प्रबंधन के सूत्रों को, उनके द्वारा लिखी गई शरीर के वजन से ज्यादा पुस्तकों को, साहित्य को घर घर स्थापित करेंगे। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे जहां हमारा अपना परिजन नहीं पहुंचे। और ऐसा कोई एरिया जो चाहे सुदूर अंचल का एरिया हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, हमें अब जाने की जरूरत है। वैसे आप सभी को बहुत सारी बातें जो कि बताई हैं, केवल मैं इतना कहूँगा कि प्रज्ञा संस्थानों पे, क्योंकि अब प्रचार प्रसार अच्छे से होना चाहिए, क्षेत्र में भी होना चाहिए, कि आगामी वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि सब प्रज्ञा संस्थानों पे कम से कम माता जी का बैनर जरूर लगे। जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ लगा दे, जहाँ लग गए हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्थानों पर जहाँ आप उपयुक्त समझते हैं वहाँ जरूर बैनर लगाएंगे। साथ ही रथ यात्रा जो हमारे ज्योति कलश है जो वापस लौटेंगे, तो जैसा कि अभी सैनी जी भाई साहब ने भी आप सबको कहा है कि परंपरागत वेशभूषा में हमारा राजस्थानी कल्चर झलकना चाहिए, हमारे अपने भाई बहनों के द्वारा, उनकी गतिविधियों के द्वारा, जब वो कार्यक्रम में सम्मिलित हों, जब उनके रथ साथ यहाँ से निकले, तो हमें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब राजस्थान के रथ निकल रहे हैं। वेशभूषा से, संस्कृति से, अपने जैसे बिहेवियर, एटीट्यूड, सब से कहीं ना कहीं राजस्थानी कल्चर उसके अंदर दिखना चाहिए। तो ये आपको करना है। और अभी जैसा कि अपने जो हमारे पूर्व तैयारी जो आने वाले भाई बहन है, जैसा कि अभी आदरणीय सैनी जी बोल भी रहे थे, और आप सबको पत्र के माध्यम से और समय समय पर जितनी गोष्ठियों में ये बात कही भी गई है, तो अभी से जो सूची बन के सूची उनको आपने पहुंचाती भी दी है, वो उसको और अच्छे से उसमें चिन्हांकित कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और साथ ही रथ जो राजस्थान में चल रहे हैं, दो, और जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि दो दो उपजोन स्तर पर वो संगोष्ठी लेंगे, ऑफलाइन आपके बीच में आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, उन विचारों को जो अभी वर्चुअल मीटिंग के दौरान आपने कहा होगा यहाँ समय सीमित है, लेकिन आपके बीच में वो दिन भर रहेंगे। आपके मन में जितने भी प्रकार की जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, बराबर उनसे पूछें, उनका समाधान वहीं कर लें। और कभी भी किसी के मन में ये नहीं आए कि हमारा नाम नहीं है, उनका नाम जुड़ गया, उनका नाम क्यों जोड़ा, ये सब बिल्कुल मन में नहीं लाएं। और स्वयं तय करें कि हमारी अपनी जिम्मेदारी को तय करें, क्योंकि आने वाला जो नवंबर का कार्यक्रम है उसमें काफ़ी संख्या में उन साधकों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा जो वर्ष भर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार की साधना से वो जुड़े रहेंगे, संकल्पबद्ध उनको कराया जाएगा। उसके बाद भी अगर रह जाते हैं, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि आगामी 5 वर्ष में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम संपन्न होंगे जिनको आपको सादर आमंत्रित किया जाएगा, उसमें भी आप भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसके बाद एक फिर बड़ा प्रोग्राम 5 साल के बाद होगा, जिसमें देश भर के अपितु विदेशी, हमारे अब्रॉड से भी जो हमारे परिजन हैं उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। वैसे तो सभी कार्यक्रमों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किन्हीं भाइयों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, लेकिन ये अपने मन में नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं पहुंच पाया, या मेरा नाम नहीं आया, या मेरे नाम से पत्र नहीं आया। ये अपने दिमाग में लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी भाई बहन को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी भाई बहन को मन में ये नहीं आए कि हम नहीं पहुंच पाए, आपको जरूर आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने आप सबको जोड़ा ही इस बात के लिए है कि कहीं ना कहीं किसी न भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव गुरु उत्तरदायित्व
हम सबको किसी न किसी रूप में मिलने वाला है। जैसी हमारी भावना है, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी योग्यता, और कभी मन में ये नहीं लाएं कि मुझ में ये कमी है। गुरुदेव के शिष्यों में कमी किसी बात की नहीं है, और गुरुदेव ने शिष्यों को इस तरह से शिष्यत्व धारण करवाया है कि वो हमेशा देने वालों की श्रेणी में है, वो लेने वालों की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम मांगते ही रहते हैं। हम हमारे लिए मांगते हैं, परिवार के लिए मांगते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको जोड़ने के पहले एक शर्त रखी है कि बेटे तू काम कर मेरा, मैं तेरा काम करूंगा, साथ ही तू देने वालों की श्रेणी में बन। किसी की कठिनाई को दूर कर, किसी की समस्याओं को दूर कर, किसी को ऐसी कोई आपत्ति हो जिसका निराकरण गुरुदेव के सूत्रों में आपके माध्यम से निमित्त बनकर तू काम कर। आशा का संचार लोगों के बीच में काम कर, उनकी आंखों में चमक पैदा कर, उनकी भावनाओं के जो संचार है, जो निराश और हताश होकर बैठे हैं, उनमें भावनाएं भरने का काम तू कर। तो बहुत सारे काम हैं जो आपको आने वाले समय में इन 5 सालों में युग निर्माण योजना का संकल्प लेकर इन कार्यक्रमों के माध्यम से अभिष्ट लक्ष्य को आप सबको प्राप्त करना है। जिस प्रकार से आप सब ने अपने आप को धन्य बनाया है, ठीक उसी प्रकार से आपसे जो भी क्षेत्र में जुड़ने जाएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे, आशा भरी उससे आएंगे, उन विश्वास के साथ आएंगे, और इस विश्वास के साथ आएंगे कि हमारा ये भाई, हमारे ज्ञाति परिवार का ये भाई, ये जो भी बोलेगा वो फलीभूत होगा। ये जो भी बोलेगा वो कहीं ना कहीं हमारी अपने संकट को, हमारी अपनी कठिनाई को दूर करने वाले सूत्र होंगे। तो आपको ऐसा कार्य अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले समय में करना है, और आप सब दृढ़ संकल्पित हो जाएं। और इस कार्यक्रम के लिए, चूंकि यह कार्यक्रम आपका अपना है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो समय समय पर शांति कुंज मातृ संस्था के द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, लिए जाते हैं, उनका हम सब मिलकर अक्षरशः पालन करेंगे। और हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जब जब भी जो भी कार्यक्रम या गतिविधियां यहाँ से निर्धारित होती है, जो भी बातें आप सबको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आने वाले समय में गुरुदेव के कार्यों को, गुरुतर दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वाह करने के लिए जो सूत्र आप सबको दिए जाएं, उसका कहीं न कहीं पालन करते हुए, स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हुए, जो भी मिले आपसे धन्य हो जाए। एक बार मिले उसे ये लगना चाहिए कि मैं इस भैया से, इस दीदी से तो बार बार मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी समस्त कठिनाइयों का हल इनके पास है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अनुशासन की बातें हैं, बहुत सारी ऐसे जो भी बातें आपको आदरणीय हमारे सैनी जी भाई साहब ने और हमारी शालिनी बिटिया ने और चौधरी जी ने बताया, और जैसा कि प्रांत के आपके जो ओम अग्रवाल जी भाई साहब हैं, उन्होंने भी जो बातें बताई, सुशील जी भी जुड़े हुए हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सदे जी, सदे डॉक्टर साहब की ओर से आपको सभी को मंगल शुभकामना देता हूँ। आदरणीय भैया की ओर से भी आप सभी को मंगल शुभकामनाएं, और मेरी ओर से, संपूर्ण व्यवस्था तंत्र की ओर से, हमारे सभी भाइयों की ओर से आप सबको मंगल शुभकामनाएं, और गुरुतर कार्यों को सबको शक्ति मिले, ऐसी भावना के साथ आप सभी से मैं पुनः दोहराऊंगा कि इस कार्यक्रम चूंकि आपका अपना है, इसको सफल बनाना और बहुत अच्छे से एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, ये सब हमारा आपका सबका दायित्व है। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके द्वारा जन्म शताब्दी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया एवं सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण पक्ष से आज से जुड़ने का आह्वान किया गया। आपका व्यस्त शेड्यूल, उसके बावजूद आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए भाई साहब को अलवर से इंजीनियर राजदीप शर्मा का प्रणाम, और इंजीनियर गौरी शंकर साहब को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से प्रणाम। जय गुरुदेव। आपके संकल्पों को, देव के दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाएं। भाई साहब समय हो रहा है मेरे ख्याल से। सुशील जी भाई साहब, समापन करें, समय हो रहा है। 8 बजे दूसरी मीटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, शांति पाठ करना पड़ेगा जी, इसे शांति पाठ कर रहे हैं, शांति पाठ करेंगे सभी। ओम शांति भगवान शांति शांति दो सदा शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।